हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। जैसा कि पता है कि लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अमीनो एसिड हम लोगों ने पढ़ लिया था, लिपिड या फैटी एसिड पढ़ लिया था, नाइट्रोजनस बेस भी पढ़ लिया था। तो आज सेकंड लेक्चर बायोमॉलिक्यूल का डिस्कस करते हैं, जिसमें आज हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलिटीज भी पढ़ेंगे और कुछ और हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे कि मेटाबोलिटीज क्या है। तो मेटाबोलिटीज वास्तव में केमिकल हैं, या कह सकते हो बायोमॉलिक्यूल हैं। मेटाबोलिटीज क्या है? केमिकल या बायोमॉलिक्यूल हैं, जो ऑब्टेन हो सकते हैं कहाँ से? किसी लिविंग टिश्यू से। किसी लिविंग टिश्यू से जो भी केमिकल या बायोमॉलिक्यूल ऑब्टेन होंगे, उन्हीं को हम लोग मेटाबोलिटीज कहते हैं। पहला सवाल, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेटाबोलिटीज होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक का नाम है प्राइमरी मेटाबोलिटीज और एक का नाम है सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। तो उसका क्या मतलब है तो समझ लीजिए। प्राइमरी मेटाबोलिटीज, प्राइमरी मेटाबोलिटीज वो बायोमॉलिक्यूल हैं, वो बायोमॉलिक्यूल या केमिकल हैं जो किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी प्राइमरी प्रोसेस में। प्राइमरी प्रोसेस या कह सकते हो नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल ग्रोथ। मोटी मोटी बात यह है कि प्राइमरी मेटाबोलिटीज वो बायोमॉलिक्यूल या केमिकल हैं जिनका एक प्राइमरी रोल होता है नॉर्मल एक्टिविटी या नॉर्मल फिजियोलॉजी कह सकते हो या नॉर्मल ग्रोथ। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलिटीज के जो एग्जाम्पल हैं उसमें आता है अमीनो एसिड, उसमें आते हैं शुगर, उसमें आते हैं नाइट्रोजनस बेस और जिसमें आते हैं फैटी एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड कह सकते हैं या हम लोग प्रोटीन भी कह सकते हैं। शुगर में चाहे मोनो सेकेराइड हो और या पॉली सेकेराइड है। पहला सवाल यह है कि प्राइमरी मेटाबोलिटीज किनसे मिलते हैं? तो वो चाहे एनिमल का टिश्यू हो और चाहे वो प्लांट का टिश्यू हो, चाहे वो फंजाई का टिश्यू हो या फंजाई हो, और चाहे कोई माइक्रोबियल सेल हो। ये मोटा मोटा दिमाग में रखने वाली बात है कि एनिमल टिश्यू हो, चाहे प्लांट टिश्यू हो, चाहे फंजाई हो और चाहे माइक्रोबियल सेल हो, इन सब से हमको क्या मिलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलिटीज मिलेंगे। लेकिन जब हम कभी प्लांट टिश्यू या फंजाई या माइक्रोबियल सेल में देखते हैं तो हमको और भी केमिकल मिलते हैं अदर देन दीज प्राइमरी मेटाबोलिटीज। प्राइमरी मेटाबोलिटीज के अलावा जो भी केमिकल मिलता है उसी केमिकल को हम कहते क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। तो क्या होता है जरा देखो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकेंडरी मेटाबोलिटीज क्या है, तो कहोगे ऐसा कोई भी केमिकल अदर देन प्राइमरी
प्राइमरी मेटाबोलिटीज। प्राइमरी मेटाबोलिटीज के अलावा यदि और कोई केमिकल पाया जाता है तो उसी को हम सेकेंडरी मेटाबोलिटीज कहते हैं। और किस में मिलता है? तो ये हमको मिलेगा प्लांट के टिश्यू में, ये हमको मिलेगा किसी फंजाई की सेल से, या हमको मिलेगा किसी माइक्रोबियल सेल से। एक क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से हमको मिल सकते हैं? तो 3 जगहों से। और ये कौन कौन से होते हैं? तो देखो, इसमें आते हैं अल्केलॉइड, इसमें आते हैं फ्लेविनॉइड, इसमें आते हैं गम्स, इसमें आते हैं रबर, इसमें आते हैं स्पाइसेज, इसमें आती हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिनका नॉट डायरेक्ट रोल इन प्राइमरी प्रोसेस, जिनका प्राइमरी प्रोसेस में डायरेक्ट रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी सेकेंडरी मेटाबोलिटीज होते तो हैं ही, तो कोई ना कोई तो पर्पज होगा। तो सेकेंडरी मेटाबोलिटीज का पर्पज देखो क्या है। या तो हम इनको यूज कर लेते हैं किसमें? तो किसी ना किसी ह्यूमन वेलफेयर में। कहाँ यूज कर लेते हैं? ह्यूमन वेलफेयर में। या फिर क्या होता है, इनका एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। तो 3 क्वेश्चन मैंने केवल बताए हैं। प्राइमरी मेटाबोलिटीज वो बायोमॉलिक्यूल हैं जिनका एक डिफिनिट रोल है किसी पर्टिकुलर प्राइमरी प्रोसेस में, किसी पर्टिकुलर लिविंग की, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, चाहे माइक्रोब हो, सब में प्राइमरी मेटाबोलिटीज पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट में, फंजाई में और माइक्रोबियल सेल में अदर देन दीज प्राइमरी मेटाबोलिटीज कुछ और भी केमिकल मिलते हैं, उनको हम सेकेंडरी कहते हैं। जैसे कि फ्लेविनॉइड है, एल्कलॉइड है, गम है, रबर है, स्पाइसेज हैं, सेंट है, जैसे कि क्या है, सेंट्स हैं, या जैसे कोई ड्रग्स मिलती है। ये सब के सब किस में आते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलिटीज में आते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलिटीज हमको कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से, फंजाई से, माइक्रोबियल सेल से। इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता है, इनका इस्तेमाल हम ह्यूमन वेलफेयर में करते हैं या किसी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में भी करते हैं। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है। लिखा है मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, स्मॉल या बिग। इस पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है। इफ वी वन मेक ए लिस्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल सच ए लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें अमीनो एसिड भी आएगा और जिसमें शुगर भी आएंगे। लिखा है जो कि किस सेक्शन में दिए हैं? 9.1 में। और इन सब को हम कहते क्या हैं? बायोमॉलिक्यूल, या बायोमॉलिक्यूल का ही दूसरा नाम क्या है? मेटाबोलिटीज है। ये पॉइंट यहाँ से टिक कर लो। किसी एनिमल टिश्यू में हम ऐसे जितने भी कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड फिगर 9.1 में लिखे हुए हैं, और उन सब को हम कहते क्या हैं? प्राइमरी मेटाबोलिटीज। तो प्राइमरी मेटाबोलिटीज ये मत समझ लीजिएगा कि केवल एनिमल टिश्यू में है, ये प्लांट में भी होते हैं। लेकिन जब कभी ऐसे ही एनालिसिस करते हैं किसी प्लांट की, किसी फंगल की या किसी माइक्रोबियल सेल की, तो देखते हैं अदर देन दीज प्राइमरी मेटाबोलिटीज के अलावा भी पाए जाते हैं, और उन्हीं को हम कहते क्या हैं? सेकेंडरी। जिसमें आते कौन है? एल्किनॉइड, फ्लेविनॉइड, रबर, ऑयल, एंटीबायोटिक, पिगमेंट, सेंट, गम और स्पाइसेज। लिखा है प्राइमरी मेटाबोलिटीज का एक आइडेंटिफिएबल क्या होता है? फंक्शन होता है, और इनका रोल होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस।
लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता चल पाए हैं कि क्या रोल है किसका, सेकेंडरी मेटाबोलिटेज का। फिर भी देखो दो बातें लिखी हैं क्या, फिर भी ये लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलिटीज हैं वो यूजफुल हैं किसके लिए, तो कहोगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जैसे रबर, जैसे ड्रग, जैसे स्पाइस, जैसे सेंट या पिगमेंट। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलिटीज हैं जिनका क्या होता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। कह रहा बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ठीक है, वो हम लोग इकोलॉजी में डिस्कस कर लेंगे। अब एक ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को बेटा टिक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे कुछ ना कुछ एग्जाम में सवाल आता है। सेकेंडरी मेटाबोलिटीज में दिए हुए हैं पिगमेंट, और पिगमेंट में कैरोटिनॉइड दिया है, एंथोसाइनिन दिया है, एल्कलॉइड में मार्फिन दिया है, कोडीन दिया है, यहीं पर ओपियम भी लिख लीजिए, ओपियम भी सेकेंडरी में आएगा। टर्पिनॉइड में मोनोटर्पिन है, डाई टर्पिन है, इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल है, टॉक्सिन में अबरिन और रिसिन है, लेक्टिन में कैनकनावलिन ए है, ड्रग में विनब्लास्टिन करकुमिन है, और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर है, गम है, और क्या है, सेलुलोज। तो जितनी ये टेबल में क्वेश्चन दिए हैं सब के सब पूछे जा चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी बायो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक का नाम है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और एक का नाम है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। पहला सवाल ये है कि ये दो नाम किस आधार पर दिए गए हैं। तो देखो क्या है, ये जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लेस देन 1000 डाल्टन। जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन हो और जो पाए जाएं किसमें, प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाएं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम हो, उन्हीं को बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या क्या हो और ज्यादा पाए जाएं, और जो हमको मिले कहां, प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले, उन्हीं का नाम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। हिंदी में बात समझ लीजिए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो माइक्रो होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो माइक्रो होगा। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि इसमें एग्जाम्पल कौन से हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के नाम पर हमको यहाँ मिलेगा अमीनो एसिड, एग्जाम्पल के नाम पर हमें मिलेगा मोनो सैकेराइड शुगर, एग्जाम्पल के नाम पर हमको मिलेगा नाइट्रोजिनस बेस।
एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो भी बायोमॉलिक्यूल मिले थे, इनका मॉलिक्यूलर वेट, इनकी मॉलिक्यूलर वेट की रेंज 18 से 800 डाल्टन थी। फिर से सुन लेते हैं, जो बायोमॉलिक्यूल एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले थे उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम था, वास्तव में 18 to 800 के बीच में था, उनको बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल कहा गया। इसमें अमीनो एसिड आएंगे, मोनोसेकेराइड आएंगे और नाइट्रोजनस बेस आएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, उसमें मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 10,000 डाल्टन या एबव था। बस एक एक्सेप्शन था। तो पहले एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। यहाँ जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें आपको मिलेगा प्रोटीन, इसमें मिलेगा पॉली सैकेराइड, इसमें मिलेगा न्यूक्लिक एसिड और इसी में मिलेगा लिपिड। यहाँ 3 क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं। जैसे इस चारों में से जो ये 3 हैं, इनकी पहचान क्या है कि ये एक तो इनका मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे क्या था, ज्यादा था। लेकिन जो ये लिपिड था, इसका मॉलिक्यूलर वेट नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, कभी भी 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं था। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये जितने भी थे ये सब के सब पॉलीमेरिक सब्सटेंस थे, जबकि लिपिड की अगर हम बात करें तो ये नॉट पॉलीमेरिक। एक क्वेश्चन। दूसरा, एक और खास बात है लिपिड में, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है। इसका मतलब ये वास्तव में मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है। इस नाते कहोगे नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है। ये वास्तव में मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है, जबकि यहाँ कम से कम क्या होना चाहिए, 10,000 डाल्टन होना चाहिए। एक क्वेश्चन। दूसरा, जब इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम है तो फिर ये यहाँ मिल कैसे गई एसिड इनसॉल्युबल में? इसको तो वास्तव में लिपिड को अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से किसमें मिलना चाहिए, एसिड सॉल्युबल में मिलना चाहिए था। और एसिड सॉल्युबल वाले किसमें अकाउंट होते हैं, बायोमाइक्रो में होते हैं। तो लिपिड को तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन लिखा किस में है, बायोमाइक्रो में। तो इसका कारण पूछाता है कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम है, लेकिन फिर भी ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिली और फिर भी इसको क्या माना गया, बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल माना गया। तो कोई ना कोई तो कारण होगा, तो वो कारण भी आपको याद रखना है। क्या देखो, लिपिड की अगर बात करें तो एक तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, और लेस देन क्या है, 800 डाल्टन। दूसरा, फिर इसको होना कहाँ चाहिए, इसको होना चाहिए किसमें, एसिड सॉल्युबल में होना चाहिए था, या कहाँ होना चाहिए था, बायोमाइक्रो में होना चाहिए, लेकिन लिखा किसमें है, बायोमाइक्रो में। तो होता क्या है, ये नहीं पाई जाती है, नॉट फाउंड एज सच। एक क्वेश्चन। दूसरी खास बात है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये सेल में मिलेगी, या सेल में किस फॉर्म में मिलेगी, मेम्ब्रेन में मिलेगी। तो जब किसी पर्टिकुलर टिश्यू को
जब किसी पर्टिकुलर टिश्यू की ग्राइंडिंग करेंगे, जब किसी पर्टिकुलर टिश्यू की ग्राइंडिंग करेंगे किसी एसिड में, तो होगा क्या, मेम्ब्रेन ब्रेक होंगी और उसी में लिपिड पाई जाएगी। उससे होगा क्या, उससे बन जाएंगे वेसिकल जो कि वाटर इनसॉल्युबल होंगे, और चूंकि ये वेसिकल है तो साइज ज्यादा होगा, तो किसमें मिलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल में मिलेंगे। और अगर एसिड इनसॉल्युबल में मिल गए तो हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, बायो माइक्रो मानेंगे ना। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल मान रहे हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल मान रहे हैं, हकीकत में है नहीं। फिर से सुनते हैं, लिपिड वैसे तो लो मॉलिक्यूलर वेट की है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से भी कम होता है, तो नियम से तो इसको माइक्रो में मानना चाहिए। लेकिन ये हमको कहाँ मिल गई, हमको एसिड इनसॉल्युबल में मिल गई। क्यों, तो एक्सप्लेन किया गया है। ये एज सच नहीं पाई जाती है, ये सेल या सेल मेम्ब्रेन में मिलेगी, ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन मिलेगी। जब कभी टिश्यू की ग्राइंडिंग करते हैं किसी एसिड में तो मेम्ब्रेन ब्रेक होती है और ये क्या बना लेती है, वेसिकल, और इसी नाते कहाँ मिलती है, एसिड इनसॉल्युबल या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब इतनी बात को हम लोग पहले एनसीईआरटी से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग बच्चों एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेंगे। लिखा है देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल, जो कहाँ पाए हैं, ऑल फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। इनके जो मॉलिक्यूलर वेट की रेंज है वो 18 से लेकर के कितनी है, 800 डाल्टन है। जो लेकिन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में केवल 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। कौन सा, प्रोटीन मिला, न्यूक्लिक एसिड मिला, पॉलीसेकेराइड मिला और लिपिड। इन सब कंपाउंड की खास बात यह है, कह रहा देखो एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, लिपिड को छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ देते हैं, बाकी सबका मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, 10,000 डाल्टन है या उससे ज्यादा है। तो फॉर दिस वेरी रीजन जो भी बायोमॉलिक्यूल या केमिकल पाए जाते हैं किसी लिविंग में, वो 2 प्रकार के होंगे। एक जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन होगा, उसको क्या कहेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल, या इसी को सिंपल बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। जबकि जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, या पूरा नाम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक, लिखा है दो मॉलिक्यूल किसमें पाए गए, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए गए। फिर कह रहा है एक्सेप्शन, किसको छोड़ दो, लिपिड को छोड़ दो, सारे के सारे क्या हैं, पॉलीमेरिक। मतलब प्रोटीन भी पॉलीमेरिक है, पॉलीसेकेराइड भी पॉलीमेरिक है, और नाइट्रोजनस बेस भी क्या है, पॉलीमेरिक है। तो कह रहा देन व्हाई डू लिपिड, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, नॉट एक्सीड 800, 800 से भी ज्यादा नहीं है, तो ये एसिड इनसॉल्युबल में कहाँ से आ गई। तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। लिपिड क्या है, एक स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट या लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, जो नॉट ओनली एज सच नहीं है, बट आल्सो क्या है, अरेंज इनटू स्ट्रक्चर, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो या किसी ऑर्गन। जब हम ग्रिंड करते हैं किसी पर्टिकुलर टिश्यू को तो सेल स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, मेम्ब्रेन भी टूटती है, और फिर क्या बना लेती है, देखो ये क्या लिखा है, क्या बना लेती है, वेसिकल बना लेती है, जो कैसे होते हैं, नॉट वाटर सॉल्युबल। इसी नाते जो मेम्ब्रेन वाले फ्रेगमेंट हैं जिन्होंने वेसिकल बनाई है, वो किसके साथ आ जाएंगे, एसिड इनसॉल्युबल में आ जाएंगे। और अगर एसिड इनसॉल्युबल में आ जाएंगे तो हम क्या मान लेंगे, तो हम मान लेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। इसी नाते लिपिड क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो ये वास्तव में माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, ये वास्तव में माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। तो अभी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए, क्या किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल भी है और मैक्रो मॉलिक्यूल भी है।
माइक्रो वाले वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, मैक्रो वाले वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। लिपिड का एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हैं तो सेल में ही। तो सेल में कहाँ मिलेंगे? तो सेल में दो ही जगह हैं, या तो साइटोप्लाज्म में या तो कहाँ, सेल ऑर्गेनेल में। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो लगभग एसिड सॉल्युबल पूल के जैसा होता है। मतलब जितने बायोमॉलिक्यूल आपको एसिड सॉल्युबल में मिलेंगे वो लगभग साइटोप्लाज्म मिलेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनेल है उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, साइटोप्लाज्म में भी मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो सेल की अगर बात करें तो सेल माइक्रो का भी बना है और सेल मैक्रो का भी बना है। देखो ऐसे ही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो रफली रिप्रेजेंट करता है किसको, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। लेकिन अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें, कहाँ से, चाहे साइटोप्लाज्म से ले लो चाहे कहाँ से ले लो, ऑर्गेनेल से, ये क्या बनाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल। दोनों देखो लिखा टुगेदर इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू, दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, लिविंग टिश्यू। एक डायग्राम यहाँ ये दिया हुआ, ये भी जरा देख लो बेटा। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, किसी पर्टिकुलर सेल में, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पर्टिकुलर सेल में परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास दिया है। क्या देखो, पहली बात तो वाटर कितना पाया जाएगा, 70 to 90%, प्रोटीन कितनी पाई जाएगी, 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाएगा, 3%, लिपिड कितना 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयन कितना 1%। इस सिस्टम से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा क्या है, तो यहाँ लिखा है वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन द क्या, लिविंग ऑर्गेनिक। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पूछेगा तो फिर वाटर तो लगाओगे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। तो सही क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा पाया गया वाटर, उससे कम पाया गया क्या, प्रोटीन, प्रोटीन से कम पाया गया न्यूक्लिक एसिड, उससे कम कार्बोहाइड्रेट, उससे कम लिपिड और उससे कम क्या, आयन। ये क्रम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर है, फिर प्रोटीन है, फिर न्यूक्लिक एसिड है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, फिर लिपिड है, फिर क्या है, आयन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम लोग एनसीईआरटी से प्रोटीन पढ़ेंगे और प्रोटीन के बाद जो हेडिंग यहाँ दी हुई है वो है पॉलीसेकेराइड। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग प्रोटीन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग पॉलीसेकेराइड भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद तो अब हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन, पहला सवाल ये है कि प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन का ही दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड है। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का, और इसमें जितने भी अमीनो एसिड हैं वो सब लिंक्ड होते हैं किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। एक क्वेश्चन। दूसरा, चूंकि ये पॉलीमर है तो ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा पॉलीमर है। तो हम आंसर देंगे हेटेरो पॉलीमर, और कौन सा नहीं है तो नॉट होमोपॉलीमर। मतलब समझ लीजिए, जब कभी किसी पॉलीमर को बनाने में जितने भी मोनोमर लगते हैं अगर वो सेम होते हैं तो उसको होमोपॉलीमर कहते हैं,
और अगर वो डिफरेंट होते हैं तो हेट्रोपॉलीमर। तो हेट्रोपॉलीमर क्यों कहते हैं? क्योंकि मोनोमर यूनिट के नाम पर क्या मिलते हैं? डिफरेंट अमीनो एसिड। ये होमोपॉलीमर कब कहा जाता है? होमोपॉलीमर कब कहा जाता है? जब सेम मोनोमर होते हैं, और यहाँ सेम मोनोमर है नहीं, इसी नाते प्रोटीन किसमें आती है? तो कहोगे प्रोटीन आती है किसमें? हेट्रोपॉलीमर में। एक क्वेश्चन, यहाँ जो भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, किसी प्रोटीन को बनाने में जितने भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? तो आंसर देंगे 20 अमीनो एसिड, और इनको कहते हैं प्रोटीनेसियस। प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड। तो प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड कितने होते हैं? तो आंसर देंगे 20 होते हैं। एक क्वेश्चन, अब जो 20 अमीनो एसिड होते हैं उनकी स्थिति जरा देख लो। किसी प्रोटीन में बनाने में कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो हम कहेंगे 20 अमीनो एसिड। लेकिन ये जो 20 अमीनो एसिड हैं ये दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इनकी संख्या, इसेंशियल अमीनो एसिड की भी संख्या 10 होती है, नॉन इसेंशियल की भी 10 होती है। कुछ बुक में ये देखने को मिलता है कि इसेंशियल 9 होते हैं और नॉन एसेंशियल 11 होते हैं, लेकिन इन जनरल ये लगभग कितने होते हैं? तो आंसर देंगे 10 ही होते हैं, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। अब सवाल ये है कि किनको इसेंशियल कहोगे और किनको नॉन एसेंशियल? तो ऐसे अमीनो एसिड जो नहीं सिंथेसिस किए जाते हैं, नॉट सिंथेसाइज बाई ओन बॉडी, हम लोगों की बॉडी के द्वारा जो नहीं बनाए जाते हैं उनको इसेंशियल कहते हैं। और नॉन एसेंशियल कौन होते हैं? तो कहोगे कैन सिंथेसिस बाई ओन बॉडी। ठीक है क्वेश्चन। अब सवाल यह है कि अगर हम इनकी सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं तो फिर प्रोटीन बनाने के लिए हमको मिलेंगे कहाँ से? तो ये कहाँ से मिलेंगे? तो कहोगे ऑब्टेन बाई डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और जिस प्रोटीन को हम डाइजेशन करते हैं उस प्रोटीन को कहते हैं डाइटरी प्रोटीन। तो काम की बात सुने, हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं, डाइटरी प्रोटीन सोर्स होते हैं किसका? इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल भी हमको मिल जाएंगे, नॉन एसेंशियल भी हमको डाइटरी प्रोटीन से मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बना सकते हैं। तो असली में डाइटरी प्रोटीन सोर्स हैं किसके? एसेंशियल अमीनो एसिड के। एनसीईआरटी में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम नहीं दिए हैं, फिर भी कम से कम एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम तो हमको याद रखने ही चाहिए। तो लिख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो इसेंशियल अमीनो एसिड में सबसे पहला नाम जो मिलेगा वो मिलेगा वैलीन।
दूसरा होगा आइसोल्यूसिन, तीसरा होगा प्रोलीन, चौथा होगा हिस्टीडीन, पांचवा होगा आर्जिनिन, छठा होगा लाइसीन, ल्यूसीन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफान। ठीक है, 1 2 या उधर नहीं, इधर नंबर लिख लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये 10 अमीनो एसिड के नाम आप याद रखोगे। ये कौन से हैं तो आप कहोगे ये एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। नॉन एसेंशियल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एसेंशियल तो जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है। तो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे प्रोटीन काम करती है एज ए एंजाइम, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन। प्रोटीन से हार्मोन बनते हैं जैसे कि इंसुलिन। प्रोटीन से रिसेप्टर बनते हैं। ठीक है, प्रोटीन से एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम GLUT है। ठीक है, तो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। प्रोटीन ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है, जैसे कि कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। तो अगर एनिमल में पूछेगा तो आंसर देंगे कोलेजन प्रोटीन, जो कि क्या बनाती है तो ये मैट्रिक्स बनाती है। किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, तो आंसर बदल देंगे। आंसर हो जाएगा रूबिस्को, फुल फॉर्म रिबुलोज बिसफास्फेट कार्बोनिलिक ऑक्सीजनेज। ठीक है, अब इस बात को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल तो यही है कि प्रोटीन क्या है, तो कहेंगे पॉलीपेप्टाइड है। ये लीनियर चेन है किसकी? अमीनो एसिड के। किससे जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। प्रत्येक प्रोटीन क्या है? कहोगे पॉलीमर। किसका है? अमीनो एसिड। कितने टाइप के? 20 टाइप के। जैसे एलानाइन है, सिस्टीन है, प्रोलीन है, ट्रिप्टोफान है, लाइसीन है। ठीक है, इसमें से देखो ये नॉन एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है। ठीक है, ये नॉन एसेंशियल है।
तो केवल 2 एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें लिखे हुए हैं। जो 5 दिए हैं उसमें से 2 एसेंशियल है, बाकी नॉन एसेंशियल है। एलानाइन क्या है? नॉन एसेंशियल। सिस्टीन क्या है? नॉन एसेंशियल। और प्रोलीन क्या है बेटा? एसेंशियल है। बेटा जरा लिस्ट देख लेते हैं, लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई है, जरा लिस्ट देख लिया जाए। लिस्ट में गड़बड़ी ये हो गई है कि एक अमीनो एसिड का नाम गलत लिख गया है, इसको सही कर लेते हैं। ये प्रोलीन नहीं है, ये वास्तव में फिनाइल एनालाइन है। फिनाइल एलानाइन, ठीक है बेटा, ये करेक्शन हो गया, एक नाम गलत लिख गया था। तो जरा देखें, यहाँ जो अमीनो एसिड हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे एलानाइन दिया है, ये नॉन एसेंशियल है। सिस्टीन नॉन एसेंशियल है। प्रोलीन नॉन एसेंशियल है। ट्रिप्टोफान एसेंशियल है। और लाइसिन क्या है? एसेंशियल है। प्रोटीन क्या है? तो कहोगे हेट्रोपॉलीमर है। क्या नहीं है? तो कहोगे होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर हम कब कहते हैं? जब एक ही टाइप के क्या मिलते हैं? मोनोमर मिलते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कहाँ दिया है? न्यूट्रिशन चैप्टर, कोई मतलब नहीं है। यहाँ से इंपॉर्टेंट देखिए कि डाइटरी प्रोटीन जो होती हैं वो सोर्स होती है किसकी? एसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड 2 प्रकार के हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो बाद वाले हैं नॉन एसेंशियल, वो लिखा है आवर बॉडी कैन मेक, लेकिन जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो हम नहीं बना सकते हैं। तो हमको कहाँ से मिलेंगे? तो हमको मिलेंगे डाइट से या फूड से। प्रोटीन बहुत सारे काम करती है, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट का काम करती है, और क्या करती है? इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है, और क्या करती है? हार्मोन है, और क्या? एंजाइम। टेबल देख लो, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल से एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आ ही जा रहा है। जैसे कोलेजन एक प्रोटीन है जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरीके से काम करती है। ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन है जो एंजाइम की तरीके से। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो हार्मोन की तरीके से। एंटीबॉडी भी प्रोटीन है जो फाइट करती है इन्फेक्शियस एजेंट से। रिसेप्टर बनते हैं किससे? प्रोटीन से, चाहे स्मेल का रिसेप्टर, टेस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन का रिसेप्टर। GLUT4 बहुत बार आया है नीट में, इसको टिक कर लीजिए। ये इनेबल करती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ठीक है, 2 क्वेश्चन और इसमें बच्चे हैं। कोलेजन क्या है? तो कहेंगे कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, किसमें? एनिमल वर्ल्ड में। लेकिन रिबुलोज, बिसफास्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज या शॉर्ट फॉर्म में रूबिस्को कहते हैं, ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है इन द होल क्या? बायोस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग यही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर पर हम आपको पॉलीसेकेराइड पढ़ाएंगे। पॉलीसेकेराइड के साथ न्यूक्लिक एसिड और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।